In this video, we are going to talk about the very famous poem "A Slumber Did My Spirit Say," which has been written by William Wordsworth. "A Slumber Did My Spirit Say" is a poem written by William Wordsworth. William Wordsworth के द्वारा लिखी गई एक कविता है. It was written in 1798. इसको लिखा गया था 1798 में and published in 1800 और यह 1800 में पब्लिश हुई थी. डेट इम्पोर्टेंट्स होते हैं क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको शायद पता हो कि ये जो पब्लिश हुआ था ये लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुआ था उसके सेकंड एडिशन में. पहला एडिशन जो लिरिकल बैलेड्स का आया था वो 1798 में आया था. आप सभी जानते होंगे ये बहुत ही फेमस एंथोलॉजी है जिसके को ऑथर्स हैं एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ. दोनों ही अच्छे मित्र भी रहे थे. दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स और यहाँ लिखा भी गया है कि यह लिरिकल बैलेड्स की सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी. द फर्स्ट एडिशन का स्पेलिंग एक्चुअली ई से शुरू होता है, EDITION. द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1798 और हमने जैसा कि बताया इसकी जो फर्स्ट एडिशन थी वो पब्लिश हुई थी 1798 में. इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लूसी पोएम्स और आप सभी शायद यदि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़े होंगे तो ये भी जानते होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स के लिए जाने जाते हैं और ये भी जो पोएम है वन ऑफ हिज लूसी पोएम्स में से है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है. आगे बात करें, इट इज़ ओनली पोएम विच इज़ नोन एज लूसी पोएम इन विच द ऑथर हैज़ नॉट मेंशन्ड हर नेम. और ये एकमात्र ऐसी कविता है जो कि लूसी पोएम है लेकिन उसका कहीं पर जिक्र नहीं है, उसका नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया है. इट हैज़ ओनली 2 स्टांजाज और इसकी खासियत ये भी है कि बहुत ही छोटी सी कविता है, मात्र 2 स्टांजाज है इसमें. द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ स्पिरिट. स्पिरिट मतलब होता है आत्मा. स्वाभाविक है, हम जानते हैं सॉल जिसको कहते हैं जो शरीर के अंदर निवास करती है. तो स्पिरिट, अपने स्पिरिट की स्थिति को बताते हुए कविता की शुरुआत की जाती है कवि के द्वारा. द स्पीकर स्टेट्स दैट हिज लाइफ हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय ए स्लम्बर और नैप लिखा गया है ब्रैकेट में. नैप का मतलब झपकी होता है. तो कह रहे हैं कि एक स्लम्बर के कारण क्या हुआ है, उसका जो लाइफ है क्या हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कंज्यूम हो गया है. एक ही पलक में जो है सब कुछ खत्म हो गया है. कंज्यूम मतलब होता है एक तरह से खर्च हो जाना. He further says that he knows the truth of the world. वो आगे कहते हैं कि उसको दुनिया की सच्चाई पता है. We all go through the basic elements of life. और हम सभी इन दौर से गुजरते हैं जो स्वाभाविक है, बचपन, बुढ़ापा, मृत्यु भी निश्चित है सबका, एंड डेथ और मृत्यु भी. But he has not such fears. लेकिन उन्हें अब ऐसा कोई डर नहीं है. अक्सर लोग मृत्यु से डरते हैं लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है. Because he has faced of the difficulties. क्योंकि उसने सामना किया है बहुत सारी परेशानियों का, डिफ़िकल्टीज़ का. There is nothing beyond the truth. और सच से बढ़कर कुछ नहीं है. आगे बढ़े तो इन द सेकेंड स्टांजा, दूसरे स्टांजा में he is forced to bring her to senses. यानी वो कह रहे हैं कि he is forced, वो मजबूर हो जाते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं विवश हो जाते हैं उसको सेंसेस में, होश में लाने के लिए. अब समझो बात को. अब कोई ऐसा आदमी आपके सामने हो जो बिल्कुल ही मोशनलेस पड़ा हो, अचानक से मूर्छा में आ जाए, मूर्छित हो जाए, तो स्वाभाविक है थोड़ी देर में आप भावुक हो जाएंगे और उसको जगाने का प्रयास करेंगे. तो ऐसा ही कुछ इनके साथ है. वो सेंसेस में लाने का प्रयास कर रही हैं उस लड़की को जो कि उनके सामने बिल्कुल मोशनलेस पड़ी हुई है. बट ही सीज दैट शी हैज़ डाइड. लेकिन वो कोशिश कर कर यही जान पाते हैं कि वो मर चुकी है, उनमें अब लाइफ नहीं बचा हुआ है. शी हैज़ नो मोशन नाउ. अब बिल्कुल ही मूवमेंट्स नहीं है, उसमें मोशन नहीं है, बिल्कुल स्थिर हो चुकी है वो. हर बॉडी इज अनेबल टू मूव. उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है. बिकॉज शी इज़ नो मोर अलाइव. अलाइव का मतलब जीवित होता है, क्योंकि अब जीवित नहीं है वो, इसीलिए वो मूव नहीं कर पा रही है. ही इज शॉक्ड टू सी दिस सडन चेंज. और ये जो अचानक सा परिवर्तन जो हुआ है इससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए हैं, सदमे में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें चोट पहुंचा है. ही इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय हर डेथ. और इस बात से यह भी लगता है कि वो उसके मौत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. सी कैन नाइदर सी नॉर हियर.
वह ना ही देख सकती है और ना ही सुन सकती है। शी हैज़ लॉस्ट, वह खो चुकी है हर सेंसेस, मतलब वो कुछ भी फील नहीं कर सकेगी। स्वाभाविक है, मरने के बाद हमारे सेंसेस कहाँ काम करते हैं। बिकॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण जो है उसके सेंसेस बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे। ही ऑल्सो रियलाइजेज दैट टाइम इज एक्चुअली हैज़ होगा, टाइम हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग, कि वक्त ने सब कुछ बदल दिया है। नाउ सीज, क्या लिखा है यहाँ पर कि नाउ सी इज बरीड इन एनी कॉर्नर ऑफ द अर्थ, और अब उसे दफना दिया गया है कहीं पर भी मिट्टी में। आगे बढ़े तो द पोएम इज शॉर्ट, कविता बहुत ही छोटी है, बट इट हैज़ ए कम्प्लेक्स नरेशन। इसको जो नरेट करने का तरीका है वो बिल्कुल ही जटिल है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ही अनक्लियर है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ, और इसके जो स्पीकर हैं वो वर्ड्सवर्थ खुद ही हैं। इट इज़ अबाउट द स्पीकर्स इनोसेंस एंड हिज बिलीफ इन द यंग वुमेन पावर। मतलब ऐसा लग रहा है मानो वो किसी में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उसको उन्होंने खोया है। ही वॉन्टेड टू सी दैट लेडी यंग ऑल द टाइम, और ऐसा भी लगता है मानो वो उसको हमेशा देखना चाहते थे। बिकॉज ही वॉज अनअवेयर दैट वी ऑल आर मॉर्टल, वो इस बात को भी भूल चुके थे कि हम सभी मरणशील हैं, मॉर्टल हैं, एक न एक दिन हमें डेथ, बिल्कुल ही डेथ जो है हमें इस दुनिया से दूर कर देगी। द पोएट वॉज एन इमिनेंट और चीफ इंग्लिश पोएट ऑफ द रोमांटिक एज, और हम सभी जानते हैं कि इन्हें रोमांटिक एज के बहुत ही गिने चुने पोएट्स में गिना जाता है, और ये फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहलाते हैं। द मूड ऑफ द पोएम शिफ्ट्स, SHIFTS, ई नहीं होगा, शिफ्ट्स और चेंजेज, यानी कविता का जो मूड है एक तरह से चेंज हो जाता है इनटू नेगेटिव वन इन द सेकेंड स्टांजा। पहले स्टांजा में तो थोड़ा पॉजिटिव भी है, उसे कुछ नहीं असर पड़ता, कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे स्टांजा में ही वो दिखाने लगते हैं कि उसे कितना असर पड़ रहा है इस बात से। ही हैज़ ट्राइड टू कन्वे बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स टू अस थ्रू दिस पोएम। इस कविता के माध्यम से उन्होंने हम तक दोनों ही नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। द फर्स्ट स्टांजा सिम्बोलाइजेज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जो पहली स्टांजा है वो जीवन के सकारात्मक पहलुओं को हम तक पहुंचाती है, वेयर एज जबकि द सेकेंड स्टांजा ऑफ द पोएम डील्स विथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जबकि दूसरी स्टांजा जो है वो हमारे नकारात्मक पहलू, जैसे कि हमारे जीवन में जो दुख, कठिनाइयाँ ये सब आती हैं, उसे हमें रूबरू करवा रही है। इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट दैट वी ऑल गो थ्रू सेवरल डिफ़िकल्टीज़, और यह बात भी सच है कि हम सभी कभी ना कभी जीवन में परेशानियों से ज़रूर गुजरते हैं। इन आवर लाइफ, अपने जीवन में वी ऑल ट्राई, और हम सभी कोशिश भी करते हैं टू स्टे हैप्पी, खुश रहने का, बट वी कैन नॉट, लेकिन हम रह नहीं पाते हैं। दैट इज़ वाई द पोएट हैज़ मेड एन एफर्ट, एंड नहीं होगा एन होगा, मेड एन एफर्ट, उन्होंने एक प्रयास किया है टू मेक अस अवेयर ऑफ द सॉरो ऑफ लाइफ, जीवन के दुख से हमारा परिचय कराने का प्रयास किया है। सिंस द पोएम इज़ अ बैलड, चूँकि कविता एक बैलड है, बैलड कहा जाता है एक टाइप के सॉन्ग को, जो बहुत ही छोटी सी कविता जिसको गाने के पर्पस से बनाया जाता है, उसको हम लोग बैलड बोलते हैं। इट हैज़ ए ग्रेट मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी, इसमें जो है इस कविता में मानवता के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। द पोएम डिस्कसेस बोथ इग्नोरेंस एंड द ट्रूथ, यह दोनों ही पहलुओं को दिखाती है। पहले तो इग्नोरेंस, अज्ञानता, इंसान अज्ञानी होकर क्या करता है, जीवन में ही खोया रहता है, उसे लगता है कि हम यहीं रहेंगे हमेशा, हम अमर होकर आए हैं, मृत्यु निश्चित है, उसके बावजूद भी सभी भूल जाते हैं इस बात को। व्हिच इज़ डेथ, स्वाभाविक है सबसे बड़ा सच है मृत्यु, और उसी से हम लोग अनभिज्ञ होते हैं, हम इग्नोरेंट रहते हैं, इस बात से अज्ञानी रहते हैं। ऑल्दो द पोएम इज़ कंसिडर्ड अ लूसी पोएम बट इट इज़ नॉट अबाउट लव, हालांकि एक लूसी पोएम है, लेकिन ये प्रेम के विषय में बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अबाउट द ड्रीम विच द पोएट हैड, यह उस सपने के बारे में है जो कि कवि का था, एंड इट्स डिस्ट्रक्शन, और किस तरह से वो सपना उनका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट सीम्स फ्रॉम द पोएम दैट द पोएट इज रियलाइजिंग हिज ब्रोकन ड्रीम्स, वो अपने टूटे हुए सपने को रियलाइज करते हैं,
महसूस कर रहे हैं उस सपने को जो शायद उन्होंने कभी देखा था, और वो टूटता हुआ उनकी आंखों के सामने नजर आ रहा है। और स्वाभाविक है, ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि जो हमारे लव्ड वंस होते हैं हम उन्हें हमेशा देखना चाहते हैं, और ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। द पोएम इज़ वेरी शॉर्ट, कविता बहुत ही छोटी है, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 8 लाइन्स, और यह मात्र 8 लाइनों की है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी। द फर्स्ट and the third lines of each stanza have been written in iambic tetrameter. पहला और तीसरा जो लाइन है उसको iambic tetrameter में लिखा गया है, एंड द सेकेंड एंड फोर्थ, और दूसरा और चौथा लाइन जो है उसको iambic trimeter में, यानी मीटर आप लोग पढ़े हो तो शायद ये मीटर 2 सिलेबल से मिलकर बनता है, और ट्राईमीटर मतलब हो गया उसमें 6 सिलेबल्स है, उसमें 6 सिलेबल्स हैं और 3 फीट है उसमें, इस वजह से उन्हें ट्राईमीटर कहा जा रहा है, और टेट्रा में 4 है। द थीम्स ऑफ द पोएम आर मॉर्टलिटी, इसके जो थीम्स हैं वो है मॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी यानी मरणशीलता, क्षणभंगुरता जिसको कह सकते हैं, इमॉर्टलिटी मतलब हो गया अमरत्व, अमरणशीलता, डेथ मृत्यु, एंड लाइफ जीवन, डेथ एंड लाइफ जो कि एक साइकिल है, हमारे जीवन का एक चक्र है। इग्नोरेंस एंड एक्नॉलेजमेंट यानी अज्ञानता और ज्ञान, एंड ह्यूमन नेचर और इंसान का स्वभाव, और इंसान अपने स्वभाव के कारण ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। तरह तरह के स्वभाव जो है हमारे अंदर पनपते रहते हैं, और उसी कारण से हम खुद को हर्ट करते हैं। यदि हम अपने उतने ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना बने तो शायद जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। थीम्स की बात कर लें तो मॉर्टलिटी एंड इमॉर्टलिटी आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। मॉर्टलिटी और इमॉर्टलिटी आपस में जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है, कहा जाता है कि हम जिस पल जन्म लेते हैं उस पल हमारी मृत्यु भी तय हो जाती है, अर्थात जीवन का संबंध एकमात्र मृत्यु से ही है और किसी से नहीं। जीवन यदि है जहाँ तो मृत्यु भी है। ऑल द अर्थली थिंग्स यानी जो भी चीज़ें इस दुनिया में है, अर्थली थिंग्स मतलब जो चीज़ इस अर्थ पर है, इस वर्ल्ड में है, आर मॉर्टल, वो मॉर्टल है। बट नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, लेकिन कोई भी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। एट द सेम टाइम एक मतलब साथ ही साथ ये भी देखा जाए तो आवर डीड्स, हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो हम काम करते हैं, थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, एंड सोल आर इमॉर्टल। तो मॉर्टल तो हम हैं ही, हमारा बॉडी मॉर्टल है, लेकिन कुछ चीज़ें इमॉर्टल भी हैं, जैसे कि हम जो कुछ करके जाते हैं इस दुनिया से वो अमर रहता है, हमारे कर्म। दूसरी बात, हमारे विचार जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भी अमर रहते हैं। और तीसरी चीज़ वो सॉल है, हमारी आत्मा जो शरीर के अंदर निवास करती है। द 2 स्टांजाज ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द 2 डिफरेंट सिचुएशंस। ये 2 स्टांजाज हमारे जीवन के 2 पहलुओं या फिर कह सकते हैं कि 2 अलग अलग सिचुएशंस को दिखाती हैं। दीज आर लाइफ एंड डेथ, ये है जीवन और मृत्यु, एज वेल एज द इग्नोरेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। और स्वाभाविक है, यदि हम जीवन में विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब हम अज्ञान हैं, और यदि हम मृत्यु को जान रहे हैं तो इसका मतलब हमें ज्ञान है। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु निश्चित है और हमें एक सीमित समय तक ही इस दुनिया में रहना है और उसी हिसाब से अपने जीवन को जीता है, तो शायद वो संतुष्ट रहता है, और संतुष्ट है तो खुश भी है। द स्पीकर सीम्स टू बी एन इग्नोरेंट इन द फर्स्ट स्टांजा। पहले स्टांजा को पढ़ते हुए हमें यह लगता है कि वो इग्नोरेंट थे, अज्ञानी थे। बट इन द सेकेंड स्टांजा ही सीम्स टू बी फेसिंग द लॉ ऑफ नेचर। और प्रकृति का जो नियम है, उत्पत्ति और विनाश दोनों ही उसके नियम हैं, तो दूसरे पहलू को वो फेस करते हैं, विनाश को, जो प्रकृति का दूसरा नियम है। एंड इट इज़ द ओनली फैक्ट दैट एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दीज चेंजेस। और स्वाभाविक है, हर किसी को इस सिचुएशन से गुजरना होता है। Thus, the poem is unique in its theme and style। और इसे जो लिखा गया है, इसका जो थीम है काफ़ी यूनिक है अपने आप में और बहुत ही अलग अंदाज में लिखा गया है। It is one of the well read and appreciated poems, ऐसा लग जाएगा यहाँ पर, ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के बहुत ही ज़्यादा चर्चित कविताओं में से, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रशंसित कविताओं में से एक है। कुछ MCQs हमने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप जब कविता पढ़ते हैं तो फैक्ट्स आपको यदि क्लियर हो तो लिखते वक्त भी आपको बहुत हेल्प मिलता है। राइमिंग स्कीम मैंने बता ही दिया था, तो ए बी सी डी आसान सा है। और फिर व्हाट डिड द पोएट नेवर फील बिफोर लूसीज डेथ। लूसी की मृत्यु से पहले उन्होंने क्या नहीं महसूस किया था।
एनी काइंड ऑफ फियर, किसी तरह का डर। व्हाट वाज लूसी डूइंग आफ्टर हर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद वो क्या कर रही थी? ऑप्शन में क्या था? कमिंग टू पोएट्स ड्रीम, उनके सपने में आ रही थी। वॉज डिस्टर्बिंग द स्पीकर, स्पीकर को डिस्टर्ब कर रही थी। या मूविंग हियर एंड देयर इन द अर्थ्स कोर्स ऑफ रोटेशन, या फिर कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ वो घूम रही थी अर्थ्स कोर्स ऑफ रोटेशन। यहाँ पर रोटेशन का मतलब है जीवन और मृत्यु। स्वाभाविक है लूसी की मृत्यु हुई है, यहाँ पर उसी का जिक्र है। वॉट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम किस बारे में है? तो ये इट इज़ डेडिकेटेड टू द पोएट्स बिलविड। एक्चुअली कहीं पर हमने कहा है, ये कहीं बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये बिलविड है कि कौन डॉटर है उनकी, बस इतना पता है कि ये कोई लव्ड वन है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रही होंगी वो, जो भी होंगी लूसी, उसी को डेडिकेटेड है यह कविता। और तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसा ऑप्शन दिया गया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हुम द पोएट लव, अगेन है जिसे वो प्रेम करते थे, उसका नाम क्या है? तो लूसी उसका नाम था। व्हाट डज स्लम्बर मीन, स्लम्बर का मतलब क्या होता है? स्लम्बर का मतलब यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में है डीप स्लीप इन द फॉर्म ऑफ डेथ ऑफ पोएट्स बिलव्ड लूसी एंड हिज इग्नोरेंस टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो ये ऑप्शन है हमारा। तो एक तरह से यही हो गया डीप स्लीप, एक ऐसी, स्लम्बर का मतलब है यहाँ पर, एक्चुअली स्लम्बर का मतलब छोटी सी नींद होता है, एक पलक झपकना जो होता है, लेकिन यहाँ पर स्लम्बर का मतलब है कि उस स्लम्बर के कारण ही क्या हुआ है कि उनकी जो बिलव्ड है या उनकी जो लव्ड वन है वो हमेशा के लिए सो गई है, मतलब डेथ हो गया है। हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर हिज बिलव्ड्स डेथ, कैसा फील करते हैं वो? स्वाभाविक है बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, ग्रीफ स्ट्राइकन, बहुत ही चिंता में चले जाते हैं, डूब जाते हैं। फिर है व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट, किसने सील कर दिया पोएट के स्पिरिट को? तो ये स्लम्बर हो जाएगा, स्लम्बर नहीं है, एक नींद नहीं कह सकते हैं। व्हाट कैन लूसी डू नॉट, लूसी क्या नहीं कर सकती है? फील, हियर, सी, तो सब कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकती अब। फिर है व्हाट डज लूसी मूव विथ, लूसी कैसे मूव करती है? रॉक्स, स्टोन्स, ट्रीज एट्सेट्रा, यहाँ पर ऑल है ऑप्शन। तो स्वाभाविक है वो प्रकृति के रूप में ही जो है वो इसको देखते हैं। अब वो पाते हैं कि चूँकि अर्थ में मिल गई है, मिट्टी में मिल गई है, तो वो प्रकृति में हर जगह उसे पाते हैं। और जब इंसान, स्वाभाविक है जब इस बात को समझने लग जाता है कि हमारी आत्मा अमर है, या हर किसी की आत्मा अमर है, बॉडी तो बस एक खोल सा है, वो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा तो अमर है। यदि इस बात को हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं हर जगह हम ईश्वर को भी पाएंगे और उस आत्मा को, उस इंसान को भी हम हर जगह देख सकते हैं। थैंक यू।